प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ प्रथम की इतिहास विषय के ऑनलाइन शिक्षण में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल अपन ने सामान्य चर्चा की थी कि इन 3 सालों में इतिहास के कौन कौन से जो प्रश्न पत्र हैं उनको अध्ययन करना है और उसके साथ ही किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है उसके बारे में सीमित चर्चा की थी। आज जो है हमारा फोकस रहेगा कि प्रथम वर्ष कला में जो इतिहास है उस इतिहास के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, उन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों में आपको इस वर्ष किन किन महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करना है। सबसे पहले है इतिहास। इतिहास क्या है? ये 2 शाब्दिक अर्थों से बना है, इति प्लस हास, यानी जो घटित हो चुका है। यानी इतिहास में उन घटनाओं को हम चर्चा करेंगे या इतिहास में रखते हैं जिनको जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी है। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि सामान्य रूप से जो भी कुछ पूर्व में घटित हो चुका है वो सारा का सारा हमारा इतिहास विषय की सामग्री हो सकती है। शाब्दिक अर्थ तो ये रहता है, लेकिन वास्तविकता है कि इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाएं जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं लेकिन किसी न किसी रूप से वो भविष्य या वर्तमान को प्रभावित करती हैं, वो सारे के सारे घटनाक्रम किसमें सम्मिलित होंगे? इतिहास में सम्मिलित होंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि इतिहास अपने को पुनरावृत्ति करता है, इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ गलतियां हैं उनको सुधारी जा सकती है। तो इतिहास की प्रासंगिकता उन सिर्फ घटनाओं का अवलोकन नहीं करना है। इतिहास की प्रासंगिकता यह है कि पूर्व में जो घटित हो चुका है उनसे हम किस प्रकार से शिक्षा ले सके और आने वाले समय में उन बातों से मार्गदर्शन लेते हुए हमारे जीवन को किस प्रकार से सरल, सुलभ और सुव्यवस्थित कर सके। तो इतिहास सिर्फ घटनाओं का विवरण मात्र नहीं है। इतिहास क्या है? उन घटनाओं से क्या करता है? आपको सिखाता है। एक ये भी आता है कि इतिहास में क्या वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या इतिहास के अगर तथ्यों का सही विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष भी सही निकलेंगे। वास्तविक है इतिहास वस्तुनिष्ठ है। जिस प्रकार से विज्ञान में जब प्रयोगशाला में अलग अलग तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो एक सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसी प्रकार से जो इतिहास की विषय वस्तु हैं अगर उनका निष्पक्षता पूर्वग्रह से वंचित रहकर अगर हम तथ्यों का जो हमने तथ्य डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए उनका सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो एक सही इतिहास हमारे सामने आ सकते हैं। हमारी समस्या ये है कि जो कुछ हम इतिहास में हमने ग्रहण किया है, अब एक क्वेश्चन एक दिखता है कि क्या ये वास्तविक इतिहास है या नहीं। तो इसके पीछे कारण है कहीं न कहीं जो इतिहासविद हैं या जिन्होंने तथ्यों का अन्वेषण किया है, एकत्रीकरण किया है, वो पूर्वाग्रह से किसी प्रभाव से नहीं हो। यानी जो प्राइमरी सोर्सेस थे उन प्राइमरी सोर्सों का उसने एक रेफरी के रूप में जो निष्पक्ष है उस प्रकार से विश्लेषण किया है तो उसके निष्कर्ष या जो इतिहास हमारे सामने आएगा बिल्कुल सत्य रूप में आएगा, भले वो पूर्व में घटित हो चुका है। विज्ञान भविष्य की बात बताता है। ये पूर्व प्राचीन जो तथ्य थे उन तथ्यों का यानी उन सोर्सेज का सही ढंग से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अलग अलग जो तथ्य अपने को मिले, भले वो पुरातात्विक सामग्री हो, साहित्यिक सामग्री हो या फिर किसी के आर्टिकल हो सकता है, अगर उनका समग्र रूप से निष्पक्ष रूप से किया जाए, विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष भी बहुत अच्छे निकल सकते हैं। तो ये तरह इतिहास की प्रथम वर्ष में अपन जो पहला प्रश्न पत्र है वो भारत का इतिहास पढ़ेंगे। कल अपने चर्चा की 1200 ईस्वी तक का। दूसरा हमारा है
वो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं और भारतीय सभ्यता किस प्रकार से रही है इसको पढ़ना। तो पहले पेपर में जो पहला ही टॉपिक है, ये जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस 5 यूनिट में विभक्त कर दिया गया, पूरे के पूरे 5 यूनिट में इसको अलग अलग किया। उसकी पहली यूनिट है और उसका पहले यूनिट का पहला टॉपिक है इतिहास जानने की सोच। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम के रूप से भी महत्वपूर्ण है और इतिहास विषय को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जब तक हमें उन सोर्सों का पता नहीं चले जिस पर हमारा इतिहास अवलंबित है, हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। तो हमारा जो प्राचीन ये जो इस पीरियड का जो इतिहास हमारे सामने आया है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उनको जानने के क्या क्या स्रोत थे, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं उस समय लिखी गई। तब तक भारत में इसी प्रकार से अगर हम राज तरंगिणी को छोड़ दे तो भारत में इतिहास विषय को लेकर किसी भी जो साहित्यकार था या फिर रचनाकार था उसने इतिहास नहीं लिखा। यानी हमारे जो सोर्सेज है, पुराने जो साहित्यिक ग्रंथ है, वो किसी दूसरे विषय वस्तु पे थे। तो इसलिए वो सारे के सारे संपूर्ण इतिहास जानने के सोर्स थे, उनका हमें अध्ययन करना है। और उसमें क्या हो सकते हैं, अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है, हो सकते हैं पुरातत्व सामग्री महत्वपूर्ण हो सकती है, गुहा लेख थे, प्राचीन काल में सारे के सारे थे, ताम्रपत्र लेख थे। उसके साथ साथ धीरे धीरे जो विषय वस्तु आई है, भले हमारे साहित्यिक ग्रंथ हो, वैदिक ग्रंथ हैं, धर्मेतर और धार्मिक दोनों ही तरह के ग्रंथ हैं। हमारा जो प्रारंभिक जो लेखन का सामग्री रही है वो है धार्मिक और धर्मेतर। यानी इतिहास के अलावा हम सब कुछ लिखते थे, तो उन तथ्यों को भी हम पुरातात्विक सामग्री के साथ समालोचनात्मक विवरण करेंगे और उसके बाद सही तथ्य आएंगे। बाद में हमारे सामने भाई ये जो व्यक्ति आए हैं उनका भी लेखन रहा है। तो पहला टॉपिक हमारा ये था। दूसरा है पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति और नव पाषाणकालीन संस्कृति। यानी प्रारंभ में जो मानव जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई थी पाषाण युग की, उस पाषाण युग के तीनों ही कालों का हमें अध्ययन करना है। कौन सा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जहां यहां पर मानव सिर्फ और सिर्फ क्या था? आर्किटेक्ट था, उसने ये यात्रा की। जहां बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं था, यहां आते उसने बुद्धि का सीमित मात्रा में प्रयोग करना सीखा। और नव पाषाण तक आते आते वो कृषि कार्यों में संलग्न हो चुका था, है कृषि करना वो समझ सकता। और यहां से ही जो हमारी स्थायी निवास या बस्ती जो व्यवस्था है वो प्रारंभ होती है। और उसके बाद का जो पीरियड आता है, अगला टॉपिक था ताम्र पाषाणी संस्कृतियां। ये ताम्र पाषाणी संस्कृतियां नव पाषाण काल पर ही अवलंबित थी और यहाँ पर ही स्थायी निवास, सीमित मात्रा में स्थायी निवास था। उसके साथ साथ कृषि और पशुपालन करना मानव सीख गया। अब ये इन सभ्यताओं के नामकरण की बात होता है कि पाषाण काल में कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूल धातु थी जिन्होंने इस मानव ने अपने जीवन निर्वाह के लिए उसको आवश्यक रूप से प्रारंभ किया था, वो यूज किया था, वो था पाषाण। यानी पाषाण को ये यूज करते थे, इसलिए ये सारे के सारे जो संस्कृतियां हैं उसके नाम पाषाण से। यहाँ ताम्र पाषाण इसलिए नामकरण है कि पाषाण के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी वो करना सीख गए थे। तो ये अपनी पहली यूनिट थी। दूसरी यूनिट में नगर नियोजन यानी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है। ताम्र पाषाण के बाद में एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, वो थी, पहले उसको सिंधु सभ्यता कह सकते थे, बाद में उसका नामकरण हुआ हड़प्पा सभ्यता। भारत के उत्तरी पूर्व में यानी प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम में ये सभ्यता अवलंबित थी। सिंधु नदी और सिंधु के साथ साथ प्रारंभ में उसकी 5 नदियों पर ये सभ्यता का अवलोकन हमें दिखता है। लेकिन इतिहासविदों के बार-बार अध्ययन करने के बाद एक ऐसी सभ्यता थी जो जम्मू से लेकर महाराष्ट्र और इधर बलूचिस्तान से लेकर यूपी तक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ऐसे युग में जब आज भी भारत को ग्रामीण प्रधान देश कहा जाता है, ये जो सभ्यता थी ये नगर
नियोजन पर आधारित थी और सुव्यवस्थित नगर यानी आधुनिक नगरों की विशेषताओं को समाहित किए हुए थी, जिसमें व्यापार, कार्य विशेषीकरण, कार्य स्थितीकरण, स्थानीयकरण, ये सारी की सारी जो विशेषताएं थी उसमें अवलंबित थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वैदिक राजनीति। उसके बाद एक दूसरी सभ्यता थी, वो थी सैंडल सभ्यता, सुव्यवस्थित सभ्यता थी। उसके बाद उसका पतन होता है, एक नई सभ्यता पनपती है जो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण यहाँ से ही भारतीय सभ्यता का विकास क्रम में दिखता है। सैंडल सभ्यता महत्वपूर्ण थी लेकिन वो समाप्त हो गई थी। यहाँ से पूर्ण रूप से ग्रामीण संस्कृति से आधुनिक काल का जो 2021 तक की यात्रा है, यहाँ से अपन प्रारंभ करना देखते हैं। और वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता थी, जिसमें प्रारंभिक ग्रीक वैदिक काल था, जो पूर्ण रूप से क्या था, ग्रामीण और पशुपालन पर आधारित था। धीरे धीरे स्थायी निवास हुआ, स्थायी निवास ने जनपदों को विकास किया और जनपदों ने महाजनपदों को निवास किया, यानी राजनीतिक व्यवस्था का और सेना, राज्य, ये सारी की सारी जो संकल्पनाएं थी वो प्रारंभ हुई यहाँ से। फिर है तीसरा टॉपिक है या तीसरी यूनिट है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी महाजनपद काल में के बाद में एक शासन व्यवस्था सबसे बड़ी बनती है, वो था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य का सबसे महान शासक था मौर्य साम्राज्य। 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता। यहाँ से ही विशाल और चक्रवर्ती जो सम्राट थे वहां का युग प्रारंभ होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसकी विजय प्रशासन करता है और उसके बाद एक नई नीति लेके आता है मौर्य सम्राट अशोक का धम। एक ऐसे युग में जो सैन्य विजय के रूप में जाना जाता है, अशोक ने एक नई संकल्पना दी है कि राज्यों पर सिर्फ और सिर्फ सेना और सैनिकों से ही आधिपत्य नहीं किया जा सकता है। धम यानी नैतिकता, धर्म का मतलब धर्म से नहीं था, नैतिकता पूर्ण आचरण से भी विजय प्राप्त की जा सकती है और वही आ सकता है और ये आज भी प्रासंगिक है। तो बस ये है अशोक का मौर्य कला, स्थापत्य कला, ये सारे के सारे अपने ऊपर में। फिर एक पीरियड आता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का। ये 500 वर्ष का पीरियड राजनीतिक रूप से सामान्य रूप से मौर्य साम्राज्य के समान और गुप्त साम्राज्य के समान एकीकृत विशाल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ, जिसमें सुंग, कर्ण, कुषाण, सातवाहन, ये छोटे छोटे राज्य थे। तो उनके महत्वपूर्ण शासकों को अपने को पढ़ना है। तो ये जो 3 यूनिट की चर्चा आज अपन करेंगे, किस प्रकार से इस ये प्रथम के पहले प्रश्न पत्र में इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमें पढ़ना है और वो टॉपिक हमारे विषय के रूप में भी, हमारे परीक्षा के रूप में भी और इतिहास को समझने के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं। धन्यवाद।